हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रैक्टिस में। कल हमने बात करी थी एसिड बेस इम्बैलेंस की, और एसिड बेस इम्बैलेंस में हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बात करी थी। आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था, उसका मैनेजमेंट रह गया था। तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं कि जो आईवी जो है हमें आईवी जो है हमें क्या चलाना पड़ता है उसमें, सोडियम। आईवी जो है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हम सोडियम उसको देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, जिसको हु इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। ओके, नेक्स्ट हमने बात करी थी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस के दौरान पेशेंट जो है वो हाइपर कैलेमिया से क्या करता है, हाइपर कैलेमिया से जो है वो क्या करता है, सफ़र करता है। किससे सफ़र करता है? हाइपर कैलेमिया से सफ़र करता है। हाइपर कैलेमिया का मतलब है उसमें पोटेशियम जो है क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। स्पेशली नर्स जो है वो किस मॉनिटर करेगी, किसको, पेशेंट को, किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम के लिए। और ये पोटेशियम अगर बढ़ता है तो उस कंडीशन में मोस्टली जो है हम क्या बोलते हैं कि एक तो पोटेशियम रिच जो डाइट होती है, पोटेशियम रिच डाइट जो है वो पेशेंट को नहीं देना चाहिए। मोस्टली हम बोलते हैं बनाना जो है, बनाना क्या होता है, बनाना जो है वो क्या होता है, पोटेशियम रिच होता है। दूसरा, इन केस ऑफ अगर हाइपरकैलेमिया, अगर ज़्यादा जो है उसमें पोटेशियम पोटेशियम जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाले पेशेंट में आपको ज़्यादा देखने को मिला है, तो उस कंडीशन में हम इंसुलिन जो है, इंसुलिन के साथ में हम डेक्सट्रोज जो है वो डेक्सट्रोज क्या करते हैं पेशेंट में, 5% डेक्सट्रोज जो है वो क्या करते हैं हम पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। बिकॉज ऑफ इंसुलिन जो है, इंसुलिन का वर्क जो है वो क्या है, इंसुलिन जो है वो क्या करता है आपका, एक तो ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। ग्लूकोज लेवल जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, कम करने का काम करता है, राइट। ओके, नेक्स्ट दूसरा इसका जो फंक्शन है कि यूटेराइन ग्रोथ जो होती है, यूटेराइन में जो बेबी की ग्रोथ होती है, वो बेबी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका इंसुलिन होता है। और जैसे ही बेबी जन्म लेता है बाहर, तो उस कंडीशन में वहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। बाकी यूटेराइन जो लाइफ है उसके लिए, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो इंसुलिन होता है। ओके, थर्ड फंक्शन जो है इंसुलिन का वो क्या है, ये आपका पोटेशियम जो है उस पोटेशियम को सेल के अंदर क्या करने का काम करता है, शिफ्ट करने का काम करता है। ओके, पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करने का काम करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ भी इंसुलिन जो है थोड़ा बहुत क्या करेगी, ग्लूकोज लेवल भी कम करेगी। तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज लेवल एक नॉर्मल पर्सन में कम करेगी, तो उसके साथ में जो डेक्सट्रोज है वो डेक्सट्रोज उसका क्या करतेगी, लेवल को बढ़ाने का काम करेगी। तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज जो है वो ना वो साथ में दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट अपने पास में जो अगला नया टॉपिक जो है अपने पास में वो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। आज हम बात करेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की बात करेंगे। और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस जो है उसको हम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बोलते हैं, दूसरा नाम उसका है बेस बाइकार्बोनेट एक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस बाइकार्बोनेट एक्सेस भी बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को। और इस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी पी जो है वो पीएच जो है बॉडी की, जो बॉडी की पीएच जो है वो, बॉडी की पीएच जो है वो 7.45 से क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे आपका जो बाइकार्बोनेट जो है, प्लाज्मा बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएंगे, एक्सीड हो जाएंगे। किससे एक्सीड हो जाएंगे? 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से क्या हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो क्या हो गए, एक्सीड हो जाएंगे। उस कंडीशन में वो क्या कोज करवाएगा आपको, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कोज करवाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं कोजेस की, कि एक्चुअली कौन कौन से कोजेज हैं, कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं जिनकी वजह से आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो हो सकता है। तो कोजेज में हम फर्स्ट वन बात करते हैं एक्सेस एक्सेस
कोई पर्सन है एक्सेस जो है वो क्या कर रहा है, बाई कार्बोनेट को क्या कर रहा है, बाई कार्बोनेट जो है वो क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। बाई कार्बोनेट क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है। और इसके लिए हम बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ज़्यादा अगर वो सोडा वाटर जो है वो सोडा वाटर को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या होने के चांसेस होते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने के चांसेस होते हैं, राइट। सेकंड कॉजेज की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड कॉजेज के लिए मैं बोलूँ तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा अगर क्या कर रहे हैं हम, नेजोगेस्टिक सक्शनिंग कर रहे हैं, ज़्यादा क्या कर रहे हैं, नेजोगेस्टिक नेजोगेस्टिक अगर सक्शनिंग कर रहे हैं, नेजोगेस्टिक सक्शनिंग कर रहे हैं, एक नर्स है, न्यू नर्स है, उसको पता नहीं है, और वो प्रोलोंग क्या कर रही है, पेशेंट वेंटिलेटर जो पेशेंट है उस वेंटिलेटर वाले पेशेंट को उसको क्या कर रही है, प्रोलोंग उसको बार बार उसको क्या कर रही है, सक्शनिंग कर रही है। या फिर मैं बोलूँ स्टोमक पंपिंग, स्टोमक पंपिंग, देखो स्टोमक पंपिंग जो है इसको हम गैस्ट्रिक लवाज के नाम से भी जानते हैं, गैस्ट्रिक लावाज के नाम से भी जाना जाता है। तो गैस्ट्रिक लावाज या फिर स्टोमक पंपिंग या फिर नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग जो है प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक्चुअली होगा क्या कि H प्लस आयन या फिर HCl जो है बार बार क्या होगा, स्टमक से रिटेन होगा। उस कंडीशन में इस लेवल से आपके जो बाइकार्बोनेट आयन जो है, बाइकार्बोनेट यानी गैस्ट्रिक जूसेस जो है उनका लेवल क्या होगा, इसकी तुलना में क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इसकी तुलना में बढ़ेगा तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो सफर करेगा किससे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से, राइट। नेक्स्ट, लॉस ऑफ लॉस ऑफ एसिड है, लॉस ऑफ एसिड। अगर आपका लॉस ऑफ एसिड हो रहा है आपकी बॉडी से, क्यों होगा, किस कंडीशन में हो सकता है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि डायरेटिक्स आती है, डायरेटिक्स आती है, और डायरेटिक्स में हम बोलते हैं थायाजाइड डायरेटिक्स है, जिसमें बोलते हैं क्लोर थायाजाइड। और ये क्लोर थायाजाइड जो है वो क्या करती है, आपके H प्लस जो है उस H प्लस को एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में H प्लस आयन की कमी होगी, और H प्लस आयन की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल सफर फ्रॉम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, राइट। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर आप प्रोलोंग्ड क्या कर रहे हैं, एंटासिड यूज कर रहे हैं, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो कंटिन्यू वो क्या करता है, एंटासिड का काम में लेता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है वो होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, राइट। ओके, अब नेक्स्ट अपने पास में है कॉजेज है, वो कॉजेज क्या है कि अगर प्रोलोंग्ड आपको क्या हो रही है, प्रोलोंग्ड आपको क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। अगर प्रोलोंग्ड आपको वोमिटिंग होती है उस कंडीशन में HCl जो है और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो बाहर निकलेंगे उस कंडीशन में, इसकी तुलना में जो है वहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो बढ़ेंगे। उस कंडीशन में पेशेंट विल सफर फ्रॉम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, राइट। ओके, क्लिनिकल्स की हम बात करें, अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल्स की कि मेटाबॉलिक जो है, क्लिनिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लिनिकल्स में क्या आएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से अगर पर्सन सफर कर रहा है तो उसमें क्लिनिकल्स क्या आएंगे, क्लिनिकल्स आएंगे उसमें यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो पेशेंट को जो है वो आएगा, उसके जो पैर है उसके टोज जो है, हाथों में जो उंगलियां हैं वहाँ पे उसको टिंगलिंग सेंसेशन जो है ना वहाँ के आने स्टार्ट होंगे, राइट। नेक्स्ट, उसको क्या होगा, हाइपोकेलेमिया जो है वो हाइपोकेलेमिया होगा। हाइपोकेलेमिया क्यों होगा एक्चुअली, देखना यहाँ पे एक्चुअली सेल होती है, यहाँ पे सेल है, और इस सेल में यहाँ पर H प्लस आयन जो है वो H प्लस आयन होते हैं, इनसाइड द सेल H प्लस आयन होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं आपकी पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, राइट। ओके, होता क्या है कि जब आपको हाइपोकेलेमिया होता है, सॉरी जब आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, बॉडी को पीएच जो है उसको मेंटेन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है बाहर जाने की कोशिश करेंगे H प्लस, और अगर ये बाहर हो जाएंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है पोटेशियम जो है वो क्या करेगा, सेल के अंदर शिफ्ट होगा, और आपको क्या कोज करवा देगा, हाइपोकेलेमिया जो है, हाइपोकेलेमिया जो है वो क्या करवा देगा,
कोज करवा देगा, राइट। तो ये कुछ क्लिनिकल्स थे किसके, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के। अगर इसकी मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूं, तो मैनेजमेंट में क्या होगा, आप क्या करोगे, इनको जो पोटेशियम रिच डाइट जो है, वो पोटेशियम रिच डाइट जो है पेशेंट को क्या करनी है, आपको देनी है, ओके। और आईवी सलाइन जो है, आईवी सलाइन जो है नॉर्मली पेशेंट को क्या है, देना है, राइट, ओके। ये आपको मैनेजमेंट होता है किसका, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अपने पास में दोनों कंडीशंस हो गई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गई। अब हम आते हैं मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी में। अब हम शिफ्ट होते हैं रेस्पिरेटरी पे। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्या है कि पीएच जो है वो आपको पता है कि पीएच जो है वो लेस देन कितने से कम आएगी, 7.35 से क्या आएगी, पीएच जो है वो क्या आएगी, कम आएगी। और इसी के साथ में अगर पेशेंट को इनएडिक्वेट वेंटिलेशन है, देखो वेंटिलेशन जो है, वेंटिलेशन इज इक्वल टू होता है रेस्पिरेशन। जनरली हम बात करते हैं वेंटिलेशन इज इक्वल टू होता है रेस्पिरेशन। अगर पेशेंट को क्या हो रहा है, पर्सन को क्या हो रहा है, अगर वो हाइपो वेंटिलेट है, अगर क्या है हाइपो वेंटिलेट है, तो उस कंडीशन में वहां पे उसकी बॉडी में CO2 जो है, उस CO2 का क्या होगा, रिटेंशन होगा। और अगर CO2 का यहाँ पे रिटेंशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली CO2 जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। और CO2 बढ़ेगी, तो मैंने आपको बोला था कि CO2 का नेचर जो है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। अगर एसिडिक नेचर रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वो पीएच को 7.35 से क्या करेगी, डाउन करेगी। उस कंडीशन में ये वाला पेशेंट जो है, पर्सन जो है, किससे सफ़र कर सकता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से जो है क्या कर सकता है, सफ़र कर सकता है। अब हम बात करते हैं कोजेज की। कोजेज की, ऐसे कौन से कोजेज है जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है वो होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी डिजीजेज जो है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज में हम क्या बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक अस्थमा, अस्थमा, ब्रोंकिएक्टासिस, ब्रोंकिएक्टासिस और एटेलेक्टासिस जैसी कंडीशन में पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। देखो एक जनरल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ये ये मैं ये मैं बना रहा हूँ ट्रेकिया, ठीक है। ये ट्रेकिया है और ये भी ट्रेकिया है, समझने वाली बात है, ये भी ट्रेकिया है, राइट, ओके। अब इस ट्रेकिया में यहाँ इसका डायमीटर जो है एक्चुअली कितना मान सकते हो आप, यहाँ डायमीटर मानो 2, डी डायमीटर मानो, ये डी डायमीटर है, ये नॉर्मल हेल्दी ट्रेकिया है। इस डी डायमीटर में यहाँ पे ये वाला पर्सन 90 से 100% ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है इस डी डायमीटर में। और बदले में 82 90 या 95% जो है वो CO2 क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, राइट। ऑक्सीजन अंदर ले रहा है 90 टू 100%, 80 टू 95% CO2 क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, इनमें से एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अस्थमा। इस वाले पेशेंट को क्या है, अस्थमा है। तो अस्थमा जिसको होता है उसका डायमीटर क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ डायमीटर डी था, तो यहाँ पे डायमीटर कितना रह गया, D/2 रह गया। और D/2 डायमीटर यहाँ पे रह गया। तो उस कंडीशन में होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन
60 to 80% ही ऑक्सीजन जो है वो क्या है अंदर ले पा रहा है, राइट। और बदले में क्या है यहाँ पे 40 टू 50% CO2 जो है वो बाहर निकाल पा रहा है। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे CO2 जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा क्या हो रहा है, रिटेन हो रहा है। और CO2 बढ़ रहा है, और CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। उस कंडीशन में क्या उसको क्या करवाएगा, रेस्पायरेटरी रेस्पायरेटरी एसिडोसिस जो है वो क्या करवाएगी, कोजिस करवाएगी। तो जो भी रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अस्थमा है, ब्रोंकिक्टेसिस है, एटेलेक्टेसिस है, उस कंडीशन में पेशेंट किससे सफर करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस से वो क्या करेगा, सफर करेगा। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ कोजेज की, तो और भी कोजेज हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोवेंटिलेशन है। पेशेंट क्या है, हाइपोवेंटिलेशन है। मैंने आपको बोला हाइपोवेंटिलेशन मींस रेस्पिरेशन उसका क्या हो रहा है। दूसरा हीमोथोरेक्स अगर हीमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स है, तो इन जैसी कंडीशंस में पेशेंट जो है उस किससे सफर कर सकता है, सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जो है उससे क्या कर सकता है, सफर कर सकता है, हाँ या ना। अगर चेस्ट मसल्स अगर क्या हो रही है, उसकी वीक हो रही है, मसल चेस्ट क्या हो रही है, वीक हो रही है। या फिर मैं बोलूँ, जैसे आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, आपका CNS की प्रॉब्लम है, मिडल ओब्लांगेटा जो है वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है, तो उस कंडीशन में सेडेटिव्स अगर पर्सन क्या कर रहा है, जैसे सीडेटिव्स ले रहा है, ओपियोइड्स ले रहा है, एनेस्थेटिक्स जो है वो उसको दिया गया है, तो उस कंडीशन में उसको जो चांसेस होते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकल्स की। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल्स की, और क्लिनिकल्स करने के बाद में हम इनके एमसीक्यूज टोटल जो है वो एमसीक्यूज हम निकालेंगे। क्लिनिकल्स की अगर मैं बात करूं, तो क्लिनिकल्स जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अगर किसी को हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको क्या आएगा, उसको कन्फ्यूजन होगा, कन्फ्यूजन होगा। लेथार्जी आपको पेशेंट जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही में उसको मसल्स ट्विचिंग आपको देखने को मिलेगी, मसल्स ट्विचिंग जो है वो देखने को मिलेगी, राइट। हो सकता है पेशेंट क्या हो, अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है इन सीवियर कंडीशंस। ओके, और हाइपर कैलेमिया जो है वो हाइपर कैलेमिया आपको पेशेंट जो है उस पेशेंट में हाइपर कैलेमिया जो है आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म अगर एसिडोसिस की होगी तो उस कंडीशन में। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सेम वही कंडीशन है, बाहर अगर H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगी, तो उस कंडीशन में H प्लस जो है वो दे विल स्टार्ट टू शिफ्ट इन द इंट्रासेलुलर स्पेस। उस कंडीशन में बदले में क्या निकलेगा, बाहर पोटेशियम जो है वो पोटेशियम निकलेगा। उस कंडीशन में हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस होते हैं, राइट। और नॉर्मल पोटेशियम लेवल जो है वो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट। नॉर्मल पोटेशियम लेवल की अगर मैं बात करूं, तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट जो है पर लीटर जो है वो क्या है, नॉर्मल लेवल होता है किसका, पोटेशियम का। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अगर इस पेशेंट का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का पेशेंट है, उसका मैनेजमेंट हमें करना है, तो मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट आप क्या करोगे, जो इमीडिएट जो है आपको क्या करना है, O2 आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। इमीडिएट आपको क्या कर रहा है, O2 जो है O2 क्या करना है, आपको एडमिनिस्टर करना है, ताकि जो आपका CO2 जो लेवल है उसको क्या करेगी, मेंटेन लेवल, राइट। ओके, और क्या करना है आपको, बिकॉज ऑफ वो सफ़र कर रहा है, आपको पता है किससे, एसिडोसिस की कंडीशन है, तो आपको वही सोडियम जो बाइकार्बोनेट जो है वो IV क्या करना है, आपको एडमिनिस्टर करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, राइट। ओके, और आपको स्पेशली क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसको मॉनिटर करना है। और मॉनिटर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट करना है, पोटेशियम के लिए आपको उसको मोस्टली क्या करना है, ओके, क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर अगर 50
अगर 50 mm ऑफ Hg से अगर आपको CO2 जो है पेशेंट की क्या जा रही है, एक्सीड जा रही है, तो उस कंडीशन में इमीडिएट आपको क्या करना है पेशेंट को, उस कंडीशन में पेशेंट को आपको इमीडिएट क्या करना है, इंट्यूबेट करना है। याद रखना है आपको क्या करना है, पेशेंट को इंट्यूबेट करना है अगर 50 mm ऑफ Hg से CO2 का लेवल जो है क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत जो है पेशेंट को क्या करना है, इंट्यूबेट करना है। राइट, ओके। नेक्स्ट अपने पास में लास्ट कंडीशन जो है वो 4 कंडीशन थी हमने पढ़ी थी। तीसरी फोर्थ और लास्ट कंडीशन जो अपने पास में है वो है रेस्पायरेटरी 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 एल्केलोसिस। रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस वाले पेशेंट को क्या है, हम असेस करेंगे एक्चुअली में। अब रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस हो रही है तो उस कंडीशन में आपको पता है कि आपकी पीएच जो है वो 7.45 से क्या है, एक्सीड जाने वाली है। 7.45 से क्या है, एक्सीड जाने वाली है। किस कारण से जाने वाली है, यहाँ पे अगर आपका CO2 लेवल जो है, CO2 लेवल पे क्या आ जाए, रिडक्शन आ जाए, CO2 लेवल में क्या आ जाए, रिडक्शन आ जाए, तो उस कंडीशन में जो है पीएच जो है वो क्या आएगा, 7.45 से क्या हो जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। कौन से ऐसे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो है पेशेंट जो है रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस से क्या कर सकता है, सफ़र कर सकता है। तो हम कोजेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं कोजेज की। तो कोजेज के लिए क्या बोलूँ, सबसे पहला कोजेज जो है मेरे पास में वो है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन यानी उसकी सांसें बढ़ रहे हैं, हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपो वेंटिलेशन किस किस कारण से हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एक्सट्रीम एंजाइटी हो, किसी को एक्सट्रीम क्या हो, एंजाइटी हो, उस कंडीशन में उसका रेस्पिरेशन बढ़ेगा। पेन की कंडीशन में रेस्पिरेशन बढ़ेगा, पेशेंट्स को हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है। राइट। दूसरा हिस्टीरिया की कंडीशन जो है, उस कंडीशन में भी जो है वो रेस्पिरेशन बढ़ेगा। साथ में हाई ग्रेड फीवर होता है अगर हाई ग्रेड फीवर होता है तो उस कंडीशन में भी रेस्पिरेशन जो है बढ़ेगा, हाँ या ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर रेस्पिरेटरी जो सेंटर है, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, उस रेस्पिरेटरी सेंटर में किसी भी प्रकार का वहाँ पे अगर लीजन देखने को मिले तो उस कंडीशन में आपका रेस्पिरेशन जो है वो क्या इंक्रीज होगा। रेस्पिरेशन अगर इंक्रीज हो रहा है उसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, हाइपर वेंटिलेशन बोल रहे हैं। अगर हाइपर वेंटिलेशन होगा तो उस कंडीशन में CO2 जो है वो ज़्यादा बाहर निकलेगी और पेशेंट को सफ़र हो सकता है किससे, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस से क्या कर सकता है, सफ़र कर सकता है। राइट, ओके। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, क्लिनिकल्स की अगर बात करूं, अगर मैं क्लिनिकल्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट जो है जिसको रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस हुआ है तो वो क्या होगा, वहाँ पे रैपिड रैपिड और सेलो रेस्पिरेशन जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रैपिड और सेलो रेस्पिरेशन जो है वो देखने को मिलेगा। दूसरा वीक या फिर आपको थ्रेडी पल्स जो है, जब हम पल्स पढ़ेंगे तो बनाऊंगा इसमें ग्रेडिंग, सॉरी जो ग्रेडिंग आती है, तो वीक और थ्रेडी पल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। राइट, अच्छा। लाइट आपको इसमें हेडेक देखने को मिल सकता है, लाइट इसमें हेडेक देखने को मिल सकता है। और आपको इसमें स्वेटिंग स्वेटिंग और कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगी किसमें, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाले पेशेंट में। और आपको हाइपोकैलेमिया जो है, या आपको हाइपोकैलेमिया जो है वो देखने को मिलेगा। राइट। मैनेजमेंट की अगर बात करूं, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे आपको CO2 जो है वो CO2 आपको क्या करनी है, O2 रीब्रीदिंग, O2 मास्क हम पढ़ेंगे, जब ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ेंगे उस कंडीशन में हम पढ़ेंगे। तो O2 रीब्रीदिंग जो मास्क होता है उससे हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हमें क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। और आप ये ऑक्सीजन जो है वो सिंपल मास्क से भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप उसको
सिंपल मास्क जो है उस सिंपल मास्क से भी आप उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर रीब्रीदिंग मास्क जो है उस रीब्रीदिंग मास्क से भी आपने क्या देना है वहाँ उसको ऑक्सीजन जो है वो सॉरी CO2 जो है वो CO2 क्या करना है आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, राइट। ओके, और क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको सेडेटिव जो है वो सेडेटिव्स भी आप क्या कर सकते हो पेशेंट में एडमिनिस्टर कर सकते हो, क्योंकि सेडेटिव जो है वो सेडेटिव क्या करेगी, उसका रेस्पायरेशन जो है उस रेस्पायरेशन को क्या करेगी, स्लो करने का काम करेंगी। तो उस कंडीशन में आप उसको सेडेटिव्स भी दे सकते हो, राइट। तो CO2 आपको रिब्रीदिंग मास्क या फिर सिंपल मास्क देना है, या फिर आप उसको क्या दोगे सेडेटिव, आप उसको क्या करोगे एडमिनिस्टर करोगे। तो ये मैनेजमेंट था, और ये थे आपके एसिड बेस इम्बैलेंस। और अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके एमसीक्यूज जो है वो एमसीक्यूज हम निकालेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।